हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाय गाइस, गुड इवनिंग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में, जहां हम लोग झारखंड जीके के एक्सपेक्टेड पेपर को देखने वाले हैं। यानी झारखंड के जो आने वाले एग्जाम होंगे, उन एग्जामों में झारखंड जीके से आपको कैसे कैसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसके बारे में इस क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए, रात के 9 बज गए हैं और हम लोग अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। रात के 9 बजे डेली ये क्लास होती है और इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखते हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करें। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जुड़ जाएं एक बार सभी, आप लोगों जुड़ जाएं आप सभी एक बार। चलिए बात करेंगे इसके साथ साथ और कौन कौन सी क्लासेस होती हैं। देखिए, एक सुबह 5 बजे क्लास होती है जिसमें हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। झारखंड के डेली जो भी करेंट अफेयर्स होते हैं उस क्लास में हम लोग देखते हैं। डेली सुबह 5 बजे झारखंड के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। कल से सुबह 7 बजे एक क्लास शुरू होगी जिसमें हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। लेकिन ये कौन से करेंट अफेयर्स होंगे? ये प्रीवियस करेंट अफेयर्स होंगे। इस क्लास में हम लोग करेंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। सुबह 7 बजे वाली क्लास में करेंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। बात करेंगे इस क्लास की तो 2021, 2022 और 2023, 2021, 22 और 23 तीनों साल के करेंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। कब? सुबह 7 बजे वाली क्लास में। इसके बाद एक क्लास अभी हो रही है जिस क्लास को अभी आप लोग देख रहे हैं, और इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखते हैं कि झारखंड जीके के जो क्वेश्चंस है आने वाले एग्जामों में कैसे कैसे देखने को मिलेंगे। तो ये 3 क्लासेस अभी फिलहाल में होती है। इन 3 क्लासेस को आप लोग डेली देखें, और अगर आप लोग ये 3 क्लास देख लिए तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि झारखंड के करंट अफेयर्स की बात करें, चाहे झारखंड के जीके की बात करें, इससे बाहर एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जेएसएससी की बात करें या फिर झारखंड दरोगा की बात करेंगे, झारखंड पुलिस की बात करेंगे, तो इससे बाहर आपको कहीं से भी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद हम लोग थ्योरी के क्लास को भी शुरू करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी ये 3 क्लासेस हो रही है, इन 3 क्लासेस को आप लोग जरूर देखें। ठीक है, चलिए, गर्मी बहुत बढ़ गई है और जब गर्मी बढ़ गई है तो एक ठंडे क्वेश्चंस के साथ हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो अगर आपको मेरी आवाज सही से आ रही है तो आप लोग एक बार अपना थंब दिखाएंगे, और जो लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो एक बार अपना थंब दिखाएंगे अगर मेरी आवाज आप लोगों को सही से आ रही है, तो एक बार अपना थंब दिखाएंगे। चलिए, एक ठंडे माहौल के क्वेश्चंस के साथ हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि झारखंड की शिमला किस स्थान को कहा जाता है? शिमला, तो शिमला की बात आई है। थोड़ा नाम सुन के आपको ठंडक मिली होगी, गर्मी बहुत ही बढ़ गई है। और बात करेंगे झारखंड की शिमला की, तो नाम मात्र की झारखंड की शिमला इसे कहा जाता है। बाकी गर्मी की बात करेंगे तो गर्मी यहाँ पे भरपूर पड़ती है। झारखंड की शिमला की बात करेंगे तो नाम मात्र के लिए इसे झारखंड की शिमला कहते हैं, लेकिन गर्मी की बात करेंगे तो गर्मी यहाँ पे भरपूर पड़ती है। अभी करंट की बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 36 से 37 डिग्री का तापमान जो है वो चल रहा है। करंट की बात करेंगे, आज की बात करेंगे तो आज यहाँ पे 37 डिग्री का तापमान है। आप कैसे कहेंगे कि झारखंड की शिमला, लेकिन फिर भी झारखंड की शिमला जो है इसे कहा जाता है। किसे? रांची को। झारखंड की राजधानी रांची को झारखंड की शिमला के नाम से जाना जाता है, लेकिन नाम मात्र की इसे शिमला कहते हैं। बाकी गर्मी यहाँ पे भरपूर पड़ती है। ठंड के दिनों में आपको ठंड यहाँ पे भरपूर देखने को मिलेगी, और गर्मी के दिनों में गर्मी आपको भरपूर देखने को मिलेगी। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। रांची को झारखंड की शिमला के नाम से जाना जाता है, तो रांची को झारखंड की शिमला कहते हैं। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी को पता था। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। जिसका आपको आंसर पता है आप लोग कमेंट करेंगे उसका सही आंसर, और जिसका आंसर आपको पता नहीं होगा आप लोग क्या करेंगे, उसको गेस करने का कोशिश करेंगे। और जब क्लास खत्म हो जाएगी तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने आंसर सही हुए, यानी कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले से मालूम थे। ठीक है,
कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले से मालूम थे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है हुंड्रू वाटरफॉल यानी हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बात करेंगे हुंड्रू जलप्रपात की तो ये रांची में स्थित है। कहां पे है? रांची में स्थित है और झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब हुंड्रू जलप्रपात रांची में है और ये किस नदी पर है? तो ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्वर्णरेखा। हुंड्रू जलप्रपात की बात करेंगे, स्वर्णरेखा नदी पर ये स्थित है और रांची में है। अब बात करेंगे हुंड्रू जलप्रपात की तो ये देखिए ये है हुंड्रू जलप्रपात और बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आपको कभी मौका मिले जाने का तो आप लोग जरूर जाके घूम के आइए। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये हुंड्रू जलप्रपात, ठीक है, रांची में स्थित है। चलिए आगे बढ़े। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? मुख्य न्यायाधीश कौन थे? झारखंड हाईकोर्ट की बात करेंगे तो रांची में है झारखंड हाईकोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो झारखंड हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कमेंट करके एक बार बताएंगे कि झारखंड हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे। ठीक है, झारखंड हाईकोर्ट रांची में है ये झारखंड हाईकोर्ट और इसके पहले चीफ जस्टिस की बात करेंगे, पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो विनोद कुमार गुप्ता। कौन? विनोद कुमार गुप्ता झारखंड हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। यानी ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने सही आंसर कमेंट किया है वो लोग काउंट कर ले कि उनके कितने सही हो रहे हैं और लास्ट में आप लोग बताएंगे कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर पहले से मालूम थे और कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको मालूम नहीं थे। ठीक है, तो अपना जो स्कोर है उसे लास्ट में आप लोग बताइएगा। विनोद कुमार गुप्ता की बात करेंगे। विनोद कुमार गुप्ता झारखंड हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे और ये आप देख सकते हैं ये है विनोद कुमार गुप्ता। इनके टेन्योर की बात करेंगे, कार्यकाल की बात करेंगे तो विनोद कुमार गुप्ता झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस 5 दिसंबर 2000 में बने थे और 4 मार्च 2003 तक ये झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। अब तक झारखंड हाईकोर्ट में जितने भी चीफ जस्टिस रहे हैं आप उनके कार्यकाल को देख सकते हैं। बात करेंगे रिसेंट की तो रिसेंट में रवि रंजन जो है झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे जिनका कार्यकाल 17 नवंबर 2019 से लेकर 19 दिसंबर 2022 तक का रहा है। अभी बात करेंगे तो अभी संजय मिश्रा झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। साथ ही साथ आप लोग याद रखेंगे कि झारखंड हाईकोर्ट में वर्तमान में प्रेजेंट टाइम पे 25 जजों की सीट है। कितनी है? तो झारखंड हाईकोर्ट में प्रेजेंट में 25 जजों की सीट जो है वो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? थंब दिखाएंगे अपना। चलिए वीडियो को एक बार लाइक जरूर करते रहें। आईएसएम की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? आईएसएम इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। चलिए आईएसएम के बारे में आप लोग तब तक आंसर दीजिए, तब तक हम लोग कुछ कुछ चीजें जानते हैं। आईएसएम यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, आप लोग कमेंट करके आंसर देते रहेंगे क्या आंसर इसका सही होगा। आईएसएम यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहां पे है? ये धनबाद में है। आईएसएम की स्थापना 9 दिसंबर 1926 में किया गया था। ठीक है, जिस समय इसकी स्थापना की गई थी इसे केवल आईएसएम के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2016 में, कब? 2016 में आईएसएम को आईआईटी का दर्जा दिया गया और वर्तमान में इसे आईआईटी आईएसएम के नाम से जाना जाता है। ये झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज है जो धनबाद जिले में स्थित है। कहां पे है? धनबाद जिले में ये स्थित है। और आईआईटी आईएसएम के स्थापना की बात करेंगे तो लॉर्ड इरविन के द्वारा, किनके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा 1926 में आईएसएम की स्थापना जो है किया गया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के द्वारा आईएसएम की स्थापना जो है वो किया गया था। यह है आईआईटी आईएसएम, आप देख सकते हैं। और ये कौन है? यह है लॉर्ड इरविन। इन्हीं के द्वारा आईएसएम की जो स्थापना है वो किया गया था। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाल ही में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान यानी कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा वहां के जो छात्र हैं उन छात्रों के द्वारा नैनो ड्रोन का निर्माण किया गया है? तो झारखंड के कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के छात्रों के द्वारा
नैनो ड्रोन का निर्माण किया गया है? क्या होगा सही आंसर? और ये क्वेश्चन कहां का है? तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो देखिए करंट अफेयर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों से कहा जा रहा है कि सुबह 5 बजे वाली क्लास में जरूर आए। ठीक है, जो लोग ऐसे हैं, आप में से लगभग 90 to 95% स्टूडेंट जो हैं वो सुबह 5 बजे वाली क्लास में आते हैं, लेकिन जो भी ऐसे लोग हैं जो सुबह 5 बजे वाली क्लास में नहीं आ रहे हैं, वो लोग प्लीज सुबह 5 बजे वाली क्लास में आए और वहां पे झारखंड की करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखें। अब बात करेंगे नैनो ड्रोन की। तो नैनो ड्रोन का जो निर्माण है वो एनआईटी जमशेदपुर के द्वारा, किनके द्वारा? एनआईटी जमशेदपुर के द्वारा किया गया है। अब एनआईटी जमशेदपुर के द्वारा नैनो ड्रोन का निर्माण क्यों किया गया है, ये भी एक फैक्ट है। असल में नैनो ड्रोन का निर्माण किया गया है, तो इस नैनो ड्रोन के निर्माण के पीछे कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एनआईटी जमशेदपुर। एनआईटी जमशेदपुर इसका बिल्कुल, अरे पेन नहीं चल रहा है, यही दिक्कत है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एनआईटी जमशेदपुर। देखिए ड्रोन की बात करेंगे तो आज के टाइम पे ड्रोन का बहुत यूज है। लोग शादी कर रहे हैं तो शादियों में भी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं पे देखरेख की जानी है तो देखरेख के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस के द्वारा झगड़े दंगे इन सब से बचने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ड्रोन का इस्तेमाल कई सेक्टर में किया जा रहा है, उनमें से एक सेक्टर है एग्रीकल्चर। कृषि में भी ड्रोन का जो यूज है वो किया जा रहा है। अब कृषि में ड्रोन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आइए समझते हैं। कृषि में जो उर्वरक है, जो खाद है, उन सबको ड्रोन के जरिए छिड़काव किया जाता है। बात करेंगे उर्वरक की, तो उर्वरक का छिड़काव ड्रोन के जरिए, खाद का छिड़काव ड्रोन के जरिए, बीज का छिड़काव ड्रोन के जरिए। इससे जो किसान है, किसानों को हेल्प मिल जाता है ड्रोन के जरिए सभी चीजों को छिड़काव करने से। यानी एग्रीकल्चर पे अगर हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे किसानों को हेल्प मिलता है। ठीक है, लेकिन उनका क्या, जो छोटे किसान है, उनका क्या, जो मध्यवर्ती किसान है। ड्रोन हर किसान तो एफर्ड कर नहीं सकता, क्योंकि ड्रोन महंगा आता है। 1.5 लाख 1 लाख का एक ड्रोन आता है, लगभग 1 लाख के समथिंग एक ड्रोन आएगा, जिससे आप एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। ड्रोन तो आपको 5,000 में भी मिल जाएगा, ड्रोन तो आपको 10,000 में भी मिल जाएगा, लेकिन उसका इस्तेमाल आप एग्रीकल्चर पे नहीं कर पाएंगे। उसका उतना वेट ही नहीं होता है कि वो आपके उर्वरक को जाके छिड़काव कर सके, आपके वेट को कैरी करके ले जा सके। ठीक है, तो लगभग 1-1.5 लाख का एक ड्रोन आता है। अगर किसान के पास 1-1.5 लाख हो तो वो चाहेगा कि हम लोग क्या करेंगे, खेती में ही वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अगर छोटे किसान की बात करेंगे तो छोटे किसान के पास अगर 1-1.5 लाख हो तो वो कहेगा कि मेरे पास अगर 1 लाख रुपए होंगे तो मैं उसको खेती में ही इन्वेस्ट करूंगा, ताकि मुझे मुनाफा जो है वो ज्यादा मिले। ठीक है, तो अब किसान, जो छोटे किसान है, वो कैसे ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे? तो उनके लिए ये नैनो ड्रोन का निर्माण किया गया है एनआईटी जमशेदपुर के द्वारा। एनआईटी जमशेदपुर के जो छात्र हैं वो मीडियम किसानों को, मध्यवर्ती जो किसान है, उनको देखकर इस ड्रोन का निर्माण किए हैं। इस ड्रोन का जो लागत है वो बहुत ही कम लागत है, जिससे हर तरीके के किसान इसको परचेज कर सकते हैं और एग्रीकल्चर में उसका यूज कर सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए ये आप आर्टिकल को देख सकते हैं, इस आर्टिकल में आप सभी चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे एग्रीकल्चर की, तो आप ये देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर पे ड्रोन के जरिए बीजों का, उर्वरक का छिड़काव जो है कुछ इस तरीके से किया जाता है। देखिए आप देख सकते हैं कि ड्रोन के जरिए उर्वरक का छिड़काव जो है वो किया जा रहा है खेतों पर। ठीक है, जो फसल है उस फसल पर ड्रोन के जरिए उर्वरक का छिड़काव किया जा रहा है। तो इसी तरीके से जो छोटे किसान है, उन छोटे किसानों को देखकर इस ड्रोन का निर्माण किया गया है, ताकि छोटे किसान भी इसको परचेज करके एग्रीकल्चर पे यूज कर सके। ठीक है, अब एनआईटी जमशेदपुर के छात्रों के द्वारा, तो एनआईटी जमशेदपुर कौन सा है ये भी आपको जानना होगा। आइए एनआईटी जमशेदपुर के बारे में जानते हैं। यह है एनआईटी जमशेदपुर, जमशेदपुर में ये स्थित है। अब बात करेंगे इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1960 में, 1960 में एनआईटी जमशेदपुर की स्थापना की गई थी। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? यहां तक कोई डाउट है आपको? आई होप कि यहां तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब किया गया था? बोकारो स्टील प्लांट, तो बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना है वो कब किया गया था? ये आप लोग कमेंट करके एक बार बताएंगे कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट को किस नाम से जाना जाता है? अब बोकारो स्टील प्लांट की बात करेंगे 1964, कब? 1964, 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना है वो किया गया था। कब? 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। ठीक है, यह है बोकारो स्टील प्लांट। अब बात करेंगे बोकारो स्टील प्लांट की, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, कौन सी योजना? तीसरी पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। आप लोग जानते होंगे 5 ईयर प्लान को लाया गया था किसके द्वारा? प्लानिंग कमीशन के द्वारा, और इसी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग को लाया गया। तो प्लानिंग कमीशन के द्वारा 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया गया था। तो थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। तो आप लोग इस चीज को भी याद रखेंगे, क्वेश्चन में हो सकता है कि यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि बोकारो स्टील प्लांट को कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्थापना किया गया था। तो बोकारो स्टील प्लांट जो बोकारो में स्थित है, इसे तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए 1964 में, 1964 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब झारखंड के सभी सरकारी कार्यक्रमों में किस शब्द का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है? तो झारखंड के जितने भी सरकारी कार्यक्रम है उनमें एक शब्द का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है। वो शब्द क्या है? जोहार, नमस्ते, स्वागत या जय झारखंड। क्या है वो शब्द? ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन है। झारखंड के सभी कार्यक्रमों में किस शब्द का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है? तो बात करेंगे शब्द की, जोहार शब्द का। जोहार शब्द का उपयोग करना झारखंड के सभी सरकारी कार्यक्रमों में अनिवार्य कर दिया गया है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेन हमारा नहीं चल रहा है और मैं बार बार लगातार प्रयास कर रहा हूं कि मेरा पेन जो है वो चल जाए, लेकिन पेन जो है आज हमें दिक्कत दे रहा है। चलिए पेन की दिक्कत को हटाते हैं और बात करते हैं जोहार की। तो जोहार शब्द का उपयोग करना अब झारखंड के सभी सरकारी कार्यक्रमों में अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड सरकार के द्वारा इसे अनिवार्य किया गया है। तो अब झारखंड के सभी सरकारी कार्यक्रम जो होंगे वहां पे जोहार शब्द का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर है? आई होप कि यहां तक आपको क्लियर होगा। चलिए, राज्य के किस यूनिवर्सिटी की में अब छात्रों को जापानी लैंग्वेज सिखाई जाएगी? झारखंड के कौन से विश्वविद्यालय के छात्रों को अब जो है जापानी लैंग्वेज सिखाई जाएगी? तो जापानी लैंग्वेज की शुरुआत कर दिया गया है। यह भी क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ठीक है, अब करंट अफेयर की बात करेंगे तो हम लोग इसको बहुत पहले ही देख चुके थे। झारखंड के किस विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में जापानी लैंग्वेज को सिखाया जा रहा है? तो इसकी शुरुआत कहां पे की गई है? रांची यूनिवर्सिटी, रांची विश्वविद्यालय में जापानी लैंग्वेज की शुरुआत जो है की गई है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची यूनिवर्सिटी। रांची विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो रांची विश्वविद्यालय में अब रांची विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उनको जापानी लैंग्वेज सिखाया जाएगा। अब जापानी लैंग्वेज की बात करिए तो आइए देखते हैं जापानी लैंग्वेज होता कैसा है। हम लोग जानेंगे, थोड़ा हम लोग भी सीखने का प्रयास करेंगे कि जापानी लैंग्वेज होता कैसे है। आप, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा जापानी लैंग्वेज सीख के। चलिए देखते हैं जापानी लैंग्वेज होता क्या है। सबसे पहले बात करेंगे रांची विश्वविद्यालय की। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1960 में। ठीक है, अजीत कुमार सिन्हा, कौन? अजीत कुमार सिन्हा कौन है? वीसी है यहाँ के रांची विश्वविद्यालय के। अब देखिए जापानी लैंग्वेज, तो आप ये देख सकते हैं जापानी लैंग्वेज को। ठीक है, जापानी लैंग्वेज को आप देख सकते हैं। बात करेंगे बाईसाइकिल की, तो देखिए इस तरीके से बाईसाइकिल लिखा जाता है, ये देखिए। ठीक है, तो आप देखिए हर एक वर्ड आपको दिया हुआ है, कौन सा वर्ड को किस तरीके से लिखा जाता है। पेन चल नहीं रहा है, नहीं तो आपको बता देते। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग जापानी लैंग्वेज सीख गए होंगे। ठीक है, मदद मिली कुछ जापानी लैंग्वेज सीखने में? कुछ करना नहीं है, जापानी लैंग्वेज एकदम इजी है। ऐसे बस आपको लाइंस देना है, किधर भी कोई भी लाइन दे दीजिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा। देखिए ट्राई करता हूं ऐसे, देखिए नहीं हो रहा, पेन नहीं चल रहा है।
ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कीजिए, ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ किया हुआ है, देखिए ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ किया हुआ है। तो ऐसे ऐसे लाइन को ड्रॉ कीजिए, जापानी लैंग्वेज आप सीख जाएंगे। ये क्या है? रिवर। देखिए आप देखिए, रिवर लिखना सबसे इजी है। ऐसे ऐसे किया हुआ है, कहां पे रिवर? देखिए रिवर, ये देखिए रिवर लिखा हुआ है। कुछ नहीं, 3 लाइन ड्रॉ कर दीजिए, रिवर हो गया। ठीक है, जापानी लैंग्वेज इजी है, किधर भी कोई भी लाइन दे दीजिए, जापानी लैंग्वेज आप सीख गए। ठीक है, चलिए इतना इजी नहीं है, बात कर रहे हैं थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस शहर में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय को खोला जाएगा? तो झारखंड के कौन से शहर में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय को खोला जाएगा? पंडित रघुनाथ मुर्मू, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय कहां पे? जमशेदपुर में। कहां पे? जमशेदपुर में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय को खोला जाएगा। अब रघुनाथ शब्द आया है तो आप लोग याद रखेंगे क्या? शहीद रघुनाथ महातो। क्या? शहीद रघुनाथ महातो। इनके नाम पर मूरी स्टेशन का नाम रखा जाएगा। शहीद रघुनाथ महातो के नाम पर मूरी स्टेशन का नाम जो है रखा जाएगा। और पंडित रघुनाथ मुर्मू की बात करेंगे तो पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय जो है वो जमशेदपुर में। कहां पे? जमशेदपुर में खोला जाएगा। पेन सही हो गया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह है पंडित रघुनाथ मुर्मू और पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय जमशेदपुर में। झारखंड की फाइनेंस कैपिटल जमशेदपुर, झारखंड की फाइनेंस कैपिटल जमशेदपुर और झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल भी, औद्योगिक राजधानी भी जमशेदपुर को ही कहा जाता है। तो ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो आप लोग सभी एक बार थंब दिखा देंगे, आपका कमेंट देखते हैं। चलिए आइए एक बार आपका कमेंट देख लेते हैं। एक बार थंब दिखाएंगे, यहां तक क्लियर है तो आप लोगों को अगर क्लियर है थंब दिखाएंगे। चलिए सही है, थंब दिखाएंगे एक बार। झारखंड में साक्षरता दर कितनी है? झारखंड में साक्षरता दर यानी झारखंड के बात करेंगे लिटरेसी रेट की। किसकी? लिटरेसी रेट की, साक्षरता दर की। तो झारखंड में साक्षरता दर लिटरेसी रेट कितना है? और साथ ही साथ आप लोग ये भी कमेंट करें कौन से जिले की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, यानी लिटरेसी रेट किस जिले की सबसे ज्यादा है और लिटरेसी रेट किस जिले की सबसे कम है। तो कम और ज्यादा को भी कमेंट करके बताएंगे। बात करेंगे झारखंड के लिटरेसी रेट की तो झारखंड का लिटरेसी रेट है 66.41%, 66.41%, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड का लिटरेसी रेट कितना है? साक्षरता दर कितना है? 66.41%। अब साक्षरता दर किसे कहते हैं? देखिए साक्षरता दर अलग चीज होती है और एजुकेटेड पर्सन अलग चीज होते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? अभी आप लोग बोलेंगे सर साक्षर और एजुकेटेड में डिफरेंस क्या है? साक्षर और पढ़े लिखे लोग में दिक्कत क्या है, डिफरेंस क्या है? क्या हम लोग साक्षर लोग को पढ़े लिखे लोग में काउंट नहीं करेंगे? देखिए ऐसा नहीं है। एक एजुकेटेड पर्सन में और एक लिटरेसी रेट वाला साक्षरता दर में डिफरेंस होता है। क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जिसे 1 2 5 4 क ख ग घ ये सब आता है ना, तो उसे साक्षर मान लेंगे हम लोग। यानी अगर आप उसे 100 का नोट दें तो 100 के नोट में क्या क्या लिखा हुआ है वो पढ़ ले, उसे हम लोग कहेंगे साक्षर है। यानी जीवन जीने के लायक उनको पढ़ाई होनी चाहिए। अगर वो 5 क्लास तक भी पढ़े होंगे, 6 तक भी पढ़े होंगे तो उन्हें हम साक्षर कहेंगे। समझ रहे हैं बातों को? अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 4 क्लास तक पढ़ा है तो आप उसे एक वर्ड दे देंगे, क्या? झारखंड, और बोलेंगे कि झारखंड लिख के दिखाओ, तो वो झारखंड लिख देगा क्योंकि वो 4 तक पढ़ा हुआ है। चीजों को समझ रहे हैं? लेकिन एक एजुकेटेड पर्सन की बात करेंगे तो एजुकेटेड पर्सन जैसे आप हैं, आपको हर चीज की नॉलेज है, तो उसे कहते हैं एजुकेटेड पर्सन। एजुकेटेड पर्सन और
साक्षर व्यक्ति में डिफरेंस होता है, दोनों को अलग अलग समझिएगा। साक्षर व्यक्ति वो है जो बस पढ़ सके और लिख सके, कुछ भी चीज अगर आप बोलें नॉर्मल वर्ड आप बोलेंगे झारखंड लिख के दिखाइए तो झारखंड लिख देगा, वो झारखंड को पढ़ के दिखाइए तो वो झारखंड को पढ़ देगा। अब हो सकता है कि वो इंग्लिश में ना पढ़ पाए, हिंदी में पढ़ पाएगा, हो सकता है कि वो इंग्लिश ना पढ़ पाए, हिंदी पढ़ लेगा, तो उसको हम लोग साक्षर में काउंट कर लेंगे। बातों को समझ रहे हैं? लेकिन एजुकेटेड पर्सन किसे कहेंगे? जो हाईली एजुकेटेड हो, एटलीस्ट ग्रेजुएटेड हो, इंग्लिश आता हो, हिंदी आता हो, एटलीस्ट कम से कम 2 लैंग्वेज तो आता ही हो, हिंदी और इंग्लिश आता हो, जिसे थोड़ी नॉलेज होती है, जो कोई भी फॉर्म को फिलअप कर पाए। अगर आपको कहे कि बैंक जाके आप एक फॉर्म फिलअप कीजिए तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अगर आपको कहा जाए कि आप एक एप्लीकेशन लिखिए तो आप एक एप्लीकेशन लिख पाएंगे। लेकिन साक्षर व्यक्ति जो 4 क्लास पढ़ा हुआ है उसे कह देंगे कि आप क्या कीजिए, एक बैंक मैनेजर को एप्लीकेशन लिखिए, या फिर पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक एप्लीकेशन लिखिए, या फिर मुख्यमंत्री को सीएम को एक एप्लीकेशन लिखिए कि आपका एरिया में बहुत ज्यादा गंदगी है, वहां पे स्वच्छता नहीं है, तो गंदगी को हटाने के लिए, लोगों को पीने की पानी उपलब्ध कराने के लिए आप क्या करें, अपने डीसी को या फिर मुख्यमंत्री को एक एप्लीकेशन लिखिए। तो वो नहीं लिख पाएंगे। तो केवल जो व्यक्ति थोड़े बहुत चीजों को जान गया है उसे हम लोग साक्षर में काउंट कर लेंगे। ठीक है। केरल जो है भारत का सबसे साक्षरता वाला राज्य है। केरल जो है भारत का सबसे साक्षरता वाला राज्य है। झारखंड की बात करेंगे, रांची, सबसे ज्यादा साक्षरता दर जो है वो रांची का है। लिटरेसी रेट, सबसे ज्यादा लिटरेट लोग जो है वो रांची में आपको देखने को मिलेंगे। लिटरेट पीपल की बात करेंगे, और एक होता है लिटरेट पीपल, एक होता है एजुकेटेड पीपल, दोनों में डिफरेंस होता है। तो रांची में सबसे ज्यादा लिटरेट पीपल आपको देखने को मिल जाएंगे, बस साक्षर है। ठीक है। तो फिलहाल इस चीज पे हम लोग बहस नहीं करते हैं, हम लोग किसी और दिन इस पे बहुत ही अच्छे से बहस करेंगे। चलिए क्लास आगे बढ़ाते हैं। झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा बंजर है? बंजर की बात करेंगे। बंजर किसे कहते हैं? बंजर का मतलब है कि जहां पे पेड़ पौधे नहीं उग रहे हैं, बालू है, रेगिस्तान। रेगिस्तान को क्या कहते हैं? बंजर भूमि कहते हैं। बंजर भूमि का मतलब क्या है कि वहां पे ना ही पेड़ पौधे हैं ना ही घास फूस है, बस जमीन सूखी पड़ी है। ठीक है। तो झारखंड के टोटल एरिया का कितना परसेंट एरिया जो है वो बंजर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4%। झारखंड का टोटल एरिया जो है उसका 4% जो है वो बंजर है। ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यह है बंजर भूमि। ठीक है। यहां पे आप देखेंगे ना पेड़ पौधे हैं ज्यादा, ना आपको घास फूस देखने को मिलेंगे, तो इसे कहते हैं बंजर भूमि। जो झारखंड का टोटल एरिया है, झारखंड के टोटल एरिया का लगभग 4% जो है वो बंजर है। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू, आजसू क्या है? पार्टी है एक। तो आजसू पार्टी की स्थापना कब किया गया था? आजसू पार्टी की स्थापना जो है वो कब किया गया था? आजसू पार्टी का फुल फॉर्म क्या है? ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। केला छाप, कौन सा छाप है इनका? केला छाप है। ठीक है। चुनाव चिन्ह कौन सा है? केला छाप। ठीक है। जैसे बीजेपी का कमल, कांग्रेस का हाथ, जेएमएम का तीर धनुष। ठीक है। आम आदमी पार्टी बोल दी, आम आदमी पार्टी झाड़ू, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी जोड़ा फूल है उनका। ठीक है। तो आजसू की बात करेंगे 22 जून 1986 में। कब? 22 जून 1986 में आजसू पार्टी की स्थापना की गई थी। केला छाप, कौन सा छाप है इनका? तो आजसू पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो केला छाप है। ठीक है। आजसू का फुल फॉर्म क्या है? ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। फुल फॉर्म को याद रखेंगे, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। ठीक है। चलिए, झारखंड के किस जिले के बिरसा मुंडा जैविक उद्यान यानी बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क, कहां पे है ये? कहां पे है बताइए? एक जोड़ा जेब्रा लाया गया है। बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क यानी बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में एक जोड़ी जेब्रा लाया गया है। तो ये बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क आखिर है कहां पे? बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क है कहां पे? बिरसा मुंडा जैविक उद्यान रांची में है, रांची में। और मांझी में आपको देखने को मिल जाएगा
बिरसा मुंडा जैविक उद्यान। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची के ओरमांझी में क्या है, बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क। यहाँ पे एक जोड़ी यानी 2 जेब्रा जो है वो लाया गया है। ये आप देख सकते हैं बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान। कहां पे ये, रांची के ओरमांझी में है। ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है इसका। एरिया की बात करेंगे, बहुत बड़ा एरिया है। लगभग यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 से ढाई घंटा हम यहाँ पे घूमे थे। ठीक है, यहाँ पे गए थे तो यहाँ पे 2 से ढाई घंटा घूमे थे, लेकिन इतना बड़ा एरिया है कि 2-2.5 घंटे में भी इसको कंप्लीट नहीं कर पाए। बहुत ही थक गए घूमते घूमते, फिर हम लोग रिटर्न आ गए। ठीक है, हम लोग फिर रिटर्न आ गए। यहाँ पे गए थे, घूमे थे, बहुत बड़ा एरिया है और लगभग यहाँ पे आपको सभी जानवर जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लगभग सभी जानवर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क क्या है, चिड़ियाघर है। ठीक है, अब पार्क लिखा हुआ है तो आप लोग ये मत सोच लीजिएगा कि पार्क है, फूल गुलाब देखने को मिलेगा। ये बेसिकली एक चिड़ियाघर है। बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क की बात करेंगे, बेसिकली एक चिड़ियाघर है और मांझी में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो आंसर ही दिया हुआ है, झारखंड के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, तो आंसर यहाँ पे दे ही दिया गया है 29.95%, लगभग 30% क्षेत्र में वन है। आइए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। आंसर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जान गए ना कि झारखंड के लगभग 30% हिस्से में वन है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में या फिर किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में या फिर किसी भी देश में 33% हिस्से पर वन जो है होना चाहिए। हमारे झारखंड में 30% है। पूरे भारत की बात करेंगे, पूरे भारत में लगभग 24%, पूरे भारत का 24% एरिया पे वन है। झारखंड के लगभग 30% क्षेत्र पे वन है। अब देखिए झारखंड में रहने लायक जगह, झारखंड के लगभग 30% क्षेत्र में वन आपको देखने को मिलेगा। लगभग 4% क्षेत्र जो है वो बंजर है और लगभग 10 से 12% जो एरिया है वो पानी से ढका हुआ है, यानी नदियां हैं, डैम है, तो 10 से 12% जो है वो ढका हुआ है। यानी लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 50% झारखंड का जो एरिया है वहां पे आदमी जो है वो रहते हैं। ठीक है, चलिए तो झारखंड के 30% हिस्से पे वन है। ठीक है, चलिए वन की बात करेंगे तो लगभग 33% वन जो है किसी भी एरिया में होना चाहिए, किसी भी राज्य में होना चाहिए, देश में होना चाहिए। भारत में ये लगभग 24-25% है और झारखंड में ये लगभग 30% के समथिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है, झारखंड के मुख्य फसल की बात करेंगे या फिर झारखंड के मुख्य खाद्य पदार्थ की बात करेंगे तो क्या होगा सही आंसर, झारखंड के मुख्य फसल की बात करेंगे या फिर झारखंड के मुख्य खाद्य पदार्थ की बात करेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए धान यानी चावल। चावल जो है झारखंड के लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ है। यहाँ के लोग, झारखंड के लोग चावल खाना ज्यादा पसंद करते हैं और झारखंड में सबसे ज्यादा मात्रा में धान की खेती होती है। इसीलिए धान जो है झारखंड का सबसे मुख्य फसल है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा खेती जो है धान की ही होती है और झारखंड के लोग चावल खाना ज्यादा पसंद करते हैं यहाँ, इसलिए यहाँ पे मुख्य पदार्थ जो है वो चावल है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा धान। कैसा होता है धान, देखिए ऐसा होता है धान, और धान जो है झारखंड का मुख्य फसल है। यहाँ पे ज्यादातर धान की ही खेती होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। झारखंड राजभवन को कब से आम लोगों के लिए खोल दिया गया था, तो करंट अफेयर की क्लास में हम लोग देखे थे झारखंड का जो राजभवन है कहां पे, ये रांची में है। इसे आम लोगों के लिए खोला गया था। कब से खोला गया था, चलिए इसके बारे में जानेंगे। कब से खोला गया था, तो इसे 31 जनवरी से, कब से 31 जनवरी से खोला गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 31 जनवरी। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 31 जनवरी से इसे खोला गया था, तो कब तक के लिए, यानी इसे कब बंद किया गया है, कब तक इसे खोला गया था। 31 जनवरी से कब तक इसे खोला गया था आम लोगों के लिए। अब झारखंड राजभवन की बात करेंगे तो आप में से बहुत ऐसे भी कलाकार होंगे, आप में से बहुत ऐसे भी कलाकार होंगे जो बोलेंगे सर क्या राजभवन क्या है, राजभवन क्या है, ये कौन सा भवन है सर। ठीक है,
ये कौन सा भवन है? राजभवन। ये कौन सा भवन है? तो देखिए, जहां पे राज्यपाल रहते हैं उसे राजभवन के नाम से जाना जाता है। यानी अगर झारखंड के या फिर किसी भी राज्य के राजा की बात करेंगे तो राजा जो है राज्यपाल होता है। लेकिन यह भी याद रखें कि नाम मात्र का होता है, नाम मात्र का राजा राज्यपाल होता है। अब जब राज्यपाल राजा होता है तो राजा का घर यानी राजा का भवन राजभवन, राज्यपाल का भवन राजभवन। तो राजभवन में कौन रहते हैं? राजभवन में राज्यपाल रहते हैं। और अब बोलेंगे सर, जब राज्यपाल रहते हैं तो इसे खोला क्यों गया था? क्यों खोला गया था बताइए? खोला इसलिए गया था ताकि यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है इसका राजभवन का, यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के क्या हैं, फूल हैं, बहुत अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हैं, तो लोग उनका आनंद ले सके, लोग उनको देख सके, वहां पे घूम सके, कई झरने भी हैं, तो लोग उस चीज का आनंद ले सके, इसीलिए आम लोगों के लिए इसे खोला गया था। 31 जनवरी से इसे खोला गया था। सबसे पहले ये स्टेटमेंट दिया गया कि 31 जनवरी से 7 फरवरी तक इसे खोला जाएगा। फिर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा, उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे? रमेश बैस थे। अभी महाराष्ट्र के हैं रमेश बैस। रमेश बैस के द्वारा 11 फरवरी किया गया। यानी पहले कहा गया कि 31 जनवरी से लेकर 7 फरवरी 8 दिनों तक राजभवन को खोला जाएगा। उसके बाद 7 फरवरी से बढ़ाकर इसे 11 फरवरी कर दिया गया। 11 फरवरी 2023 तक झारखंड का जो राजभवन है वो खोला गया था आम लोगों के लिए। अब देखिए, राजभवन ये है झारखंड का राजभवन, और देखिए ये कितना सुंदर है। तो आप देख सकते हैं ये जो प्लेस है, ये जो जगह है, इसका आनंद आम लोग भी ले सके, इसको घूम सके, इसीलिए आम लोगों के लिए यानी आपके और मेरे लिए इसे जो है खोला गया था। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? चलिए, हाल ही में लोहरदगा जिले में आयोजित साइंस फिल्म फेस्टिवल में कितने फिल्मों का प्रदर्शन किया गया था? साइंस फिल्म फेस्टिवल लोहरदगा में इसका आयोजन किया गया था और इसमें लगभग 45 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया था, स्क्रीनिंग की गई थी। तो 45 फिल्मों की स्क्रीनिंग साइंस फिल्म फेस्टिवल में किया गया था। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, झारखंड का पहला साइंस फिल्म फेस्टिवल लोहरदगा में, कहां पे? लोहरदगा में। ठीक है, झारखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं। राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का यानी संसद का हिस्सा होते हैं। तो राज्यसभा की टोटल सीटों की बात करेंगे झारखंड में, तो झारखंड में राज्यसभा की टोटल कितनी सीटें हैं? 6 सीटें हैं। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 6 सीटें। लोकसभा की बात करेंगे, लोकसभा की 14 सीटें हैं झारखंड में और राज्यसभा की 6 सीटें हैं। झारखंड में पार्लियामेंट की टोटल जो है 20 सीटें हैं। ठीक है, चलिए, झारखंड किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो झारखंड के कौन से जिले में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? पॉपुलेशन की बात यहां पे पूछा गया है, तो पॉपुलेशन कहां पे सबसे ज्यादा पाया जाता है? झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची। रांची में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाया जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आप में से कई कलाकार ऐसे बोले, हाँ सर क्या कर रहे हैं आप? रांची? रांची कैसे सर? धनबाद में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाया जाएगा, जमशेदपुर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाया जाएगा। देखिए, धनबाद में भी पॉपुलेशन पाया जाता है और सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन धनबाद शहर में, ना कि धनबाद जिले में। जमशेदपुर में भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पाया जाता है, लेकिन जमशेदपुर एक शहर है, ना कि जिला है। क्वेश्चन में जिला पूछा गया है। रांची जिले में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको साथ कर लीजिएगा, ये सेट नंबर 7 है। हाल ही में साइकिल चलाने के मामले में पूरे भारत में झारखंड की स्थिति कौन सी है? यानी
पूरे भारत में साइकिल चलाने के मामले में झारखंड का पोजीशन क्या है? तो पूरे झारखंड में पूरे भारत में साइकिल चलाने के मामले में वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। पश्चिम बंगाल के लोग पूरे भारत में सबसे ज्यादा साइकिल का प्रयोग करते हैं। अब साइकिल की बात आई है तो चलिए एक करंट अफेयर हम लोग कुछ दिन पहले देखे थे, क्या कि रांची नगर निगम के द्वारा रांची में साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। साइकिल को बढ़ावा देने के लिए रांची में रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा, रांची नगर निगम के द्वारा साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा और साइकिल चलाने में झारखंड की जो पोजीशन है पूरे भारत में वो 5th नंबर पे है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5वीं 5th पोजीशन पे है साइकिल चलाने में हमारा झारखंड। ठीक है, साइकिल चलाने में हमारा झारखंड जो है पूरे भारत में 5th नंबर पे है। ठीक है, चलिए मजा आया आप लोगों को। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे किसके कितने क्वेश्चन सही हुए। कमेंट करके एक बार बता देंगे किसके कितने क्वेश्चन सही हुए। हम लोग 20 क्वेश्चन को देखें, इन 20 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पहले से मालूम थे और कितने क्वेश्चन आपके लिए नए थे। तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।